हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंकर सीरीज। मैं आपका युवराज धार्मिक और आज हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आपको बता दूं इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी और फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इन सब का पार्ट है। इन सेल बायोलॉजी को इसमें पढ़ना पड़ता है, तो ये डेडिकेटेड है, ये सब स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। और इसमें हम कॉम्पिटेटिव टच के साथ पढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव रहेगा, यही कह सकते हैं कि पूरा कॉम्पिटेटिव ही रहेगा, तो आप ध्यान से पढ़िए। तो पहले बात करेंगे हम सेल की। सेल बायोलॉजी है तो इसका पहला टर्म आता है वो है सेल। ठीक है, तो सेल शब्द है, तो इस सेल को हम क्या कहते हैं, इसकी जो स्टडी होती है इसे साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी। लेकिन अगर हम बात करें इसकी खोज कैसे हुई और किसने की थी, तो सबसे पहले हमें जानना होगा, एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये जो रॉबर्ट हुक थे, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, एक गरीब परिवार में और गांव में। तो क्या हुआ कि इनके जो ये सबसे छोटे बेटे थे और इनके जो बड़े भाई थे, फिर ये जब बड़े हुए तो लंदन शिफ्ट हो गए। कहां शिफ्ट हुए? लंदन शिफ्ट हुए। और ये बचपन से ही पेंटिंग करने में अच्छे थे और पेंटिंग बना लेते थे। और जब लंदन शिफ्ट हुए तो वहीं पर इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद वहां पर एक सोसाइटी होती है, रॉयल सोसाइटी। ओके, ये जो रॉयल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ये रॉयल सोसाइटी क्या होती है? तो रॉयल सोसाइटी ये आपकी एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उस समय हुआ करती थी। इसके अंतर्गत एक वैज्ञानिकों का समूह होता है। जैसे आप कोई खोज करके लाएं तो ये वैज्ञानिक यहां पर सबमिट करेंगे और यहाँ इसके जो वैज्ञानिक होंगे ये आपकी जांच करेंगे, फिर उसे पब्लिश कर देंगे, जिससे लाइब्रेरी वगैरह में भिजवा देंगे और जिससे आपकी स्टडी को सब लोग पढ़ सकेंगे। तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने यहां पर काम करना शुरू कर दिया। अब यहां पर ये वैज्ञानिक के रूप में काम नहीं कर रहे थे, ये काम कर रहे थे जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से इवेंट्स होते नहीं है, सभा हुई, कुछ भी हुआ तो इंटर्नशिप वगैरह हुई तो उसका मैनेजमेंट करते थे, तो ये सब काम किया करते थे। लेकिन कहते ना जैसी संगति होती है वैसा असर पड़ता है, तो वैज्ञानिकों के आसपास रहते थे तो इनमें भी काफी प्रतिभा डेवलप हुई। और जो इसके वैज्ञानिक थे उन्हें लगता था कि ये आगे चलकर कुछ अच्छा करेंगे। तो इन्हीं के समकालीन इस समय ये जो सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ये सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम 1965 के आसपास की। तो इसी के समकालीन एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ये जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे ये उस समय के काफी तगड़े या फिर कह सकते हैं अच्छे वैज्ञानिक थे। इसीलिए इनके पास 400 लेंस थे। कितने? 400, जिससे ये अब लेंस हैं तो ये माइक्रोस्कोप बनाते थे और उनसे छोटी छोटी सूक्ष्म जीव देखा करते थे, मतलब सूक्ष्म चीजें जो भी हैं वो देखते थे और किसके पास लाते थे? रॉयल सोसाइटी के पास। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोस्कोप। तो इन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोस्कोप का फादर कहा जाता है। वैसे माइक्रोस्कोप बहुत पहले बन गया था, लेकिन श्रेय इन्हें दिया जाता है माइक्रोस्कोप का। तो ये जब अपनी चीजें देखते थे, सूक्ष्म चीजें यहां पर लाते थे। अब ये रॉयल सोसाइटी जो थी इसके पास माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो ये कैसे पता करें कि ये जो रिसर्च पेपर ला रहे हैं, खोज कर रहे हैं, वो सही है या गलत है? इसीलिए इन्होंने क्या किया, अब ये काफी परेशान थे इस रिसर्च में लेकर। अब इस रॉयल सोसाइटी ने किसे काम दिया, इसकी कोई उपकरण बनाओ जिससे हम देख सकें कि
जिससे हम सूक्ष्म चीजों को देख सके, इसका काम रॉबर्ट हुक को दिया गया। तो रॉबर्ट हुक भैया ने अपना क्या किया, एक उपकरण बनाया, इनके पास भी कुछ लेंस थे और कुछ जुगाड़ किए कहीं से, तो इन्होंने दो ऐसा एक लेंस माइक्रोस्कोप बनाया जिसके आगे एक लेंस लगाया और पीछे, इसलिए इसकी भी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी जो हो गई वो दुगना हो गया और ये भी अच्छे से सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकने में सक्षम थे। अब इनकी एक पुस्तक थी, अब जो इससे ये देखते थे वो उसका चित्र बना लेते थे अच्छा सा, क्योंकि इनकी विशेषता थी, इन्हें आता था। तो उस पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया, ग्राफिया। इस पुस्तक में ये अपने सारे चित्र बनाया करते थे। हालांकि इन्हें नहीं पता था कि इन्होंने सेल की खोज की है, ओके, इन्होंने सिर्फ चित्र बना दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि इन्होंने सेल की खोज कर दी, इतनी महान खोज कर दी। तो इन्होंने जब कर देख रहे थे तो एक कॉर्क टिश्यू होता है, कॉर्क टिश्यू क्या होता है जानते हैं? कॉर्क टिश्यू ऐसे दिखते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने किस कॉर्क टिश्यू में एक संरचना देखी, हेक्सागोनल। अब ये जो संरचना देखी, ये उस समय, ये कॉर्क टिश्यू क्या होता है समझ लीजिए, दोबारा समझा देता हूं मैं। कॉर्क टिश्यू क्या होता है, किसी पेड़ के स्टेम जो होता है उस पर जो सूखने के बाद पपड़ी जम जाती है ना, तब उसे ही कॉर्क टिश्यू कहा जाता है। तो इन्होंने कॉर्क टिश्यू देखा और वो ऐसा दिख रहा था। तो पुराने जमाने क्या, अभी भी जो बौद्ध होते हैं, बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, उनका जहां पर वो प्रार्थना करते थे उसका घर जो होता है सेलुला उसे कहा जाता है, सेलुला। सेलुला की भांति इनका आकार था, इसका आकार कैसा था, सेलुला की भांति। तो इसी से इन्होंने सेलुला को, अब ये सेलुला जो है लैटिन भाषा का शब्द है, इस सेलुला से ही इस सेल नाम दिया गया, इसका नाम सेल दे दिया गया। अब बात समझ में, और सेल की डिस्कवरी कब हुई, ये हुई 1665 में। इतनी बात समझ में आई आपको कि रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में इस ये कॉर्क टिश्यू में सेल देखा था जिसका आकार सेलुला, जो बौद्ध बिच्छुओं के घर होते थे सेलुला उसकी तरह था, इसलिए इसका नाम सेल दे दिया गया। अब यहां पर कोई रिलीजन को की बात नहीं है कि बौद्ध बिच्छुओं को पहले से पता था कि ये ऐसे सेल होते हैं, इसलिए इसमें किसी रिलीजन को जोड़ने की कृपया कोशिश मत करिए, क्योंकि ये बहुत होता है। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी, या फिर इसे सेल डॉक्ट्राइन थ्योरी भी कहते हैं। जो इसे दिया गया था, ये दिया गया था 1938 से 1939 में के बीच में, कह सकते हैं ये दोनों वर्ष हैं। क्यों, ये अभी समझाता हूं मैं। तो एक वैज्ञानिक थे हमारे, वो थे स्वीडन, स्वीडन। इन्होंने प्लांट सेल पर खोज की थी, प्लांट सेल पर खोज कर रहे थे। कब कर रहे थे, तो ये कर रहे थे 1938 में। और वहीं पर एक दूसरे वैज्ञानिक भी थे जिनका नाम था स्वान। ओके, ये कर रहे थे एनिमल सेल पर, एनिमल सेल पर, और ये 1939 की बात है। तो ये जो वैज्ञानिक थे ये एक दूसरे को जानते नहीं थे, ये अलग अपनी खोज कर रहे थे, ये अपनी अलग खोज। ये जो स्वान थे ये एक वैज्ञानिक थे मोलर, क्या नाम था, मोलर। इन मोलर वैज्ञानिक की लैब में काम किया करते थे। तो वहीं पर इन दोनों की मुलाकात हुई, फिर इन्होंने चर्चा की आपस में, तब इन्हें पता चला कि हम एक ही विषय पर खोज कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने मिलकर एक थ्योरी पब्लिश की जिसे क्या कहते हैं, सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्राइन कहते हैं। इसीलिए इसका जो वर्ष दिया जाता है 1938 से 1939 दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने इसमें की 1938 में की थी और इन्होंने 1939 में की थी। ओके, अब बात आ जाए
इसकी बात आ जाए तो सेल थ्योरी में कहा गया क्या क्या गया था, तो सेल थ्योरी में बताया गया था कि जो सेल है आपकी वो रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होती है, यानी वर्क हेल्प करती है, और ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और ये जो सेल होती है ये वाटर एंड जो मिनरल होते हैं ना, खनिज, जल और खनिजों को अवशोषित करने में भी सक्षम होते हैं, तथा ये डिवाइड भी कर सकती है अपने आप को, मतलब कोशिका विभाजन भी करती है। ठीक है, उसके बाद ये तो आ गया। उसके बाद एक अन्य वैज्ञानिक है जिनका नाम था रोडोल्फ विर्चो, जिनका नाम था रोडोल्फ विर्चो। ये जो रेडोल्फ विर्चो थे ये फर्स्ट पर्सन थे मॉडिफाई करने वाले सेल थ्योरी को। क्या थे? फर्स्ट पर्सन टू मॉडिफाई सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी में एक चीज और जोड़ दी, वो जोड़ी ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ओके, ये जो ओमनिस सेलुला ई सेलुला है, इसका अर्थ होता है सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल। इसका मतलब है जो सेल की उत्पत्ति हुई है वो जो पहले से सेल हैं उनसे ही हुई है। क्या हुई है? कि जो पहले से सेल उपस्थित हैं उनके द्वारा नए सेलों का निर्माण किया जाता है। यहां से आपकी ये सेल थ्योरी खत्म हो गई, और इसके बाद आप कल हम पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इसके नोट्स बनाते चलिए अच्छे से। हमने जैसे ऐसे लिखा है ऐसे थोड़ा मत लिखिएगा, एक प्रॉपर वे से, जैसे मैंने कुछ चीजें बोली भी हैं वो भी लिखिएगा, तो नोट्स अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, और ये काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर से ही कंपटीशन को टच करते हुए चलेंगे तो आपको ही फायदा होगा, कि आपको बाद में बाहर जाकर पढ़ना नहीं पड़ेगा। नोट्स बनाइए, इसलिए मैं कह रहा हूं आप नोट्स बना लीजिए।